तो शुरू करते हैं। ये कोर्स है जो सेकंड पोर्शन है हमारा, ये इंट्रोडक्टरी नंबर थ्योरी है। इंट्रोडक्टरी अलजेब्राइक नंबर थ्योरी है। इंट्रोडक्टरी अलजेब्राइक नंबर थ्योरी। इसमें जो टॉपिक्स हम पढ़ेंगे, सबसे पहला टॉपिक है डोमेन का। तो इस डोमेन के टॉपिक में जो हम पढ़ेंगे वो पहली चीज़ है इंटीग्रल डोमेन। दूसरी चीज़ हम पढ़ेंगे यूक्लिडियन डोमेन। इसमें से बहुत सारी चीज़ें आप एब्स्ट्रैक्ट अलजेब्रा में पढ़ के आए होंगे, जैसे इंटीग्रल डोमेन हो सकता है पढ़ी हो, यूक्लिडियन डोमेन आपने शायद नहीं पढ़ी हो। तो इसमें हम यूक्लिडियन डोमेन पढ़ेंगे। तो तीसरी चीज़ हम इसमें पढ़ेंगे नथेरियन डोमेन। और फिर उसके बाद हमारा नेक्स्ट टॉपिक होगा इंटीग्रल ओवर डोमेन या एलिमेंट्स इंटीग्रल ओवर डोमेन। एलिमेंट इंटीग्रल ओवर ए डोमेन। इसके बाद जो नेक्स्ट टॉपिक है हमारा, ये अलजेब्राइक एक्सटेंशन ऑफ अ फील्ड। और फिर उसके बाद होपफुली अगर टाइम रहता है तो फिर हम अलजेब्राइक नंबर फील्ड। अलजेब्राइक नंबर फील्ड के बारे में पढ़ेंगे। तो कम से कम एटलीस्ट हम ये यहाँ तक तो पढ़ ही लेंगे और कोशिश करेंगे कि नेक्स्ट टॉपिक भी जो है वो हमारा कवर हो जाए। ठीक है, तो पहले टॉपिक की तरफ आते हैं हम, जो हमारा है इंटीग्रल डोमेन का। ये लास्ट क्लास जो अभी ट्यूसडे को हुई थी उसमें मैंने ये कराया था, लेकिन क्योंकि उसमें क्लास में कोई अटेंड नहीं कर सका, प्रॉपर रिकॉर्डिंग नहीं हो सकी क्योंकि फिजिकल में ले रहा था, तो इस वजह से, क्योंकि टेक्निकल सपोर्ट अवेलेबल नहीं थी, तो इस वजह से जो है वो मैं इस चीज़ को दोबारा यहाँ पे डिस्कस कर रहा हूँ और एक लेक्चर में फिर एक्स्ट्रा जो है वो दूंगा इंटीग्रल डोमेन। और लेक्चर 13 जो है उसमें अभी कुछ एडिटिंग करनी है मुझे, जिसकी वजह से वो मैं अपलोड नहीं कर पा रहा क्योंकि उसमें बीच में कुछ डिस्टर्बेंस हुई थी। तो वो एडिटिंग जैसे ही मैं कर लूँगा तो वो फिर वो भी अपलोड कर दूँगा। अच्छा, अब इसके बाद इंटीग्रल डोमेन, ये डेफिनेशन जो है ये इसकी मतलब ये कि आप लोगों के लिए नई नहीं है। इंटीग्रल डोमेन क्या चीज़ होता है? ये होता है कम्यूटेटिव रिंग। इसको कम्यूटेटिव रिंग होना चाहिए। और रिंग क्या होता है? रिंग तो आपको पता ही है कि रिंग जो है वो एक ऐसा सेट होता है जो कि विद रिस्पेक्ट टू एडिशन अबिलियन ग्रुप हो, विद रिस्पेक्ट टू मल्टीप्लिकेशन सेमी ग्रुप हो, और उसमें डिस्ट्रीब्यूटिव लॉज होल्ड करते हों, वो रिंग होता है। कम्यूटेटिव रिंग ये कि उसका जो मल्टीप्लिकेटिव स्ट्रक्चर है उसमें कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी भी मौजूद हो, और उसके साथ साथ इसमें कह रहे हैं कि कम्यूटेटिव रिंग विथ यूनिटी, यानी कि उसमें वन भी मौजूद हो, यानी कि इन्वर्स एलिमेंट के अलावा वो जो 5 प्रॉपर्टीज़ होती हैं वो पाँच में से 4 प्रॉपर्टीज़ होनी चाहिए इंटीग्रल डोमेन के लिए, यानी कि कम्यूटेटिव रिंग विथ यूनिटी हो। इन एडिशन
इसके अलावा क्या चाहिए उसमें, इसके अलावा ये एडिशनल प्रॉपर्टी चाहिए कि इफ AB is equal to 0, then either A is equal to 0 or B is equal to 0 for all AB belong to D. AB belong to D. अच्छा, ये इंटीग्रल डोमेन को हम अगर D से रिप्रेजेंट कर रहे हैं तो किसी इंटीग्रल डोमेन D में AB अगर मौजूद हो तो उनका प्रोडक्ट ज़ीरो उस वक्त होगा जब उन दोनों में से कोई एक ज़ीरो, अदरवाइज प्रोडक्ट ज़ीरो नहीं हो सकता। यानी कि इंटीग्रल डोमेन में ये कहना चाहिए कि नो डिवाइजर्स ऑफ ज़ीरो, नो डिवाइजर ऑफ ज़ीरो, ज़ीरो डिवाइजर इसमें नहीं होनी चाहिए। तो ये इंटीग्रल डोमेन है। और अगर इंटीग्रल डोमेन में इन्वर्सेस आ जाएं, इफ AB is equal to 1 for each A is not equal to 0 belong to D, बल्कि इसको ऐसे लिखें, non-zero element, A is non-zero element which belongs to D, okay, and B belongs to D, then D is a field. तो D जो है वो फील्ड हो जाएगी, यानी कि इसमें मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स आ जाएंगे, तो पांचों प्रॉपर्टीज आ जाएंगी। अब इसकी एग्जांपल्स देखें। इसकी एग्जांपल्स में सबसे पहली एग्जांपल जो है वो इंटीजर्स हैं। इंटीजर्स 0 प्लस माइनस 1 प्लस माइनस 2 ये इंटीजर्स होते हैं। ये एक इंटीग्रल डोमेन है, यानी कि कम्यूटेटिव रिंग विथ यूनिटी है। इसमें मल्टीप्लिकेशन में कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी है और इसके अलावा इसमें दो का प्रोडक्ट ज़ीरो उसी वक्त होगा जब दोनों में से कोई एक ज़ीरो हो। इसके अलावा जो है और एग्जांपल बहुत सारी इसकी एग्जांपल्स हो सकती हैं। सेकंड इसकी एग्जांपल जो है वो गॉसियन इंटीजर्स है। गॉसियन इंटीजर्स होते हैं z प्लस जेड आई, जो कि a प्लस बी आई सच दैट a b बिलोंग टू z। ठीक है, ये कहलाते हैं गॉसियन इंटीजर्स। यानी बिल्कुल ये उसी तरह लग रहे हैं जैसे कॉम्प्लेक्स नंबर्स होते हैं, लेकिन फ़र्क सिर्फ इतना है कि यहाँ पर जो इनके कोएफिशिएंट्स हैं आई के, और इधर ये रियल नंबर्स नहीं इंटीजर्स हैं, तो इस वजह से इन्हें गाउसियन इंटीजर्स कहा जाता है। तो ये एक इंटीग्रल डोमेन है। इंटीग्रल डोमेन की सारी इसमें प्रॉपर्टीज़ हैं। इसके अलावा तीसरे नंबर पे एग्जांपल हम लेते हैं आइंस्टाइन इंटीजर्स की। आइंस्टाइन इंटीजर्स, आइंस्टाइन इंटीजर्स क्या होते हैं? ये आपको पता होगा कि अगर हमारे पास जो है वो एक्स क्यूब माइनस वन या एक्स क्यूब इज इक्वल टू वन अगर आपके पास लिखा हुआ है, तो आप इस इक्वेशन का, इस इक्वेशन के तीन सॉल्यूशंस निकालते हैं। एक होता है वन, एक होता है ओमेगा और एक होता है ओमेगा स्क्वायर। यानी ओमेगा जो है ये क्यूब रूट ऑफ यूनिटी है और कॉम्प्लेक्स क्यूब रूट ऑफ यूनिटी है। वन जो है वो रियल है और ओमेगा की वैल्यू होती है -1 प्लस स्क्वायर रूट ऑफ -3 डिवाइडेड बाई 2। और ये अगर देखा जाए तो एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन का सोल्यूशन होता है, जो कि क्वाड्रेटिक इक्वेशन होती है एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 1 इक्वल्स टू
0। इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन को सॉल्व करते हैं तो दो इसके रूट्स निकलते हैं, एक ओमेगा और दूसरा इसका कॉन्जुगेट ओमेगा स्क्वेयर, तो ये होता है -1 माइनस स्क्वायर रूट ऑफ -3 डिवाइडेड बाई 2। तो दोनों एक दूसरे के कॉन्जुगेट होते हैं, क्योंकि अगर ये आप इसका प्लस साइन इधर माइनस लगा दें तो कॉन्जुगेट आ जाएगा। तो वो फील्ड जो कि इस तरह से बनाई जाती है, सॉरी वो इंटीग्रल डोमेन जो कि इस तरह से बनाई जाती है कि z प्लस z ओमेगा, तो ये आइंस्टाइन इंटीजर्स होते हैं। इसके एलिमेंट्स इस तरह से होंगे a प्लस बी ओमेगा सच दैट ए बी बिलोंग टू z, और ओमेगा कॉम्प्लेक्स क्यूब रूट ऑफ यूनिटी है। तो आप चाहें तो इसको इस तरह से भी लिख सकते हैं, z प्लस z -1 प्लस स्क्वायर रूट ऑफ -3 अपॉन 2, और ये बराबर होता है इस चीज़ के z प्लस z, हम ये बाद में पढ़ेंगे कि कॉन्जुगेट से जो बनता है वो उसी के बराबर होता है, -1 माइनस स्क्वायर रूट ऑफ -3 ओवर 2। तो ओमेगा स्क्वायर लिखें यहाँ पे या ओमेगा लिखें, वो फील्ड डिफरेंट नहीं होती, वो ही रहती है। इसके अलावा अगर आपके पास m कोई भी स्क्वायर फ्री इंटीजर, ये चौथी एग्जांपल देखें, ठीक है, इफ m इज ए स्क्वायर फ्री इंटीजर या ऐसा इंटीजर जिसका परफेक्ट स्क्वायर ना हो, तो एक्स स्क्वायर माइनस एम, इसका जो सोल्यूशन होगा इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन का, एक्स स्क्वायर माइनस एम इक्वल 0, तो इसका जो सोल्यूशन होगा स्क्वायर रूट ऑफ एम होगा, तो उसके ज़रिए जो इंटीग्रल डोमेन बनेगी उसके ज़रिए भी हम इंटीग्रल डोमेन बनाते हैं, ये होती है z प्लस जेड स्क्वायर रूट ऑफ एम, और इसके एलिमेंट्स होते हैं a प्लस बी स्क्वायर रूट ऑफ m such that a b belongs to z। तो अब आप ये देखिए कि इसमें क्या है कि अगर आप फर्स्ट एग्जाम्पल को छोड़ दें, इसके बाद सेकंड एग्जाम्पल देखें, तो सेकंड एग्जाम्पल एक्चुअली इस क्वाड्रेटिक का सॉल्यूशन है, एक्स स्क्वायर प्लस 1 इज इक्वल टू 0, और वो जो इसका सॉल्यूशन आता है वो यहाँ पर आपने लिखा है, इसी तरह या यहाँ लिखा है। इसी तरह आइंस्टाइन में देखें तो इस वाली क्वाड्रेटिक का सॉल्यूशन है एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 1, और इस वाले को देखें तो ये एक्स स्क्वायर माइनस एम इसका सॉल्यूशन है, वेयर एम इज ए स्क्वायर फ्री इंटीजर या परफेक्ट स्क्वायर नहीं है ये, ठीक है, एम नेगेटिव पॉजिटिव कुछ भी हो सकता है। तो क्वेश्चन तो एग्जाम्पल 2, 3, 4 इनमें जो हमारे पास इंटीग्रल डोमेन्स हैं, ये इंटीग्रल डोमेन्स सारी क्वाड्रेटिक डोमेन्स भी कहलाती हैं, ठीक, क्योंकि ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन के सॉल्यूशन से हमारे पास आ रही हैं। इसके अलावा भी बहुत सारी, सिर्फ इसी ये सोल्यूशन नहीं होता, इसके अलावा भी बहुत सारी होती हैं, लेकिन इसमें ऐसा करते हैं कुछ चीज़ें इसमें फर्दर डिस्कस करते हैं। जैसे कि सब डोमेन्स की बात करेंगे। सब डोमेन क्या होती हैं कि वो इंटीग्रल डोमेन जिनका जो कि सबसेट हो इंटीग्रल डोमेन का, और इंटीग्रल डोमेन का सबसेट हो और ख़ुद भी इंटीग्रल डोमेन फॉर्म कर रही हो, तो वो उसकी सब डोमेन कहलाती है। अब अगर हम इसको देखें, हमारे पास इसको मैं बड़ा कर लेता हूँ, इसको देखें कि अगर हमारे पास जो है ये m था जो कि स्क्वायर फ्री था, ठीक है, स्क्वायर फ्री नहीं कहते बल्कि हम ये कहते थे कि परफेक्ट स्क्वायर नहीं है, ठीक है, हम ये कहते थे कि परफेक्ट स्क्वायर नहीं है। लेकिन अब अगर हम ये कहते हैं कि जैसे कि z प्लस z, और यहाँ पे स्क्वायर रूट ऑफ m होता था, स्क्वायर रूट ऑफ m के बजाय के स्क्वायर, यानी परफेक्ट स्क्वायर m नहीं है,
और ये एक ऐसा नंबर है, लेकिन परफेक्ट स्क्वायर नहीं है, लेकिन उसमें कोई फैक्टर ऐसा हो सकता है जो कि के स्क्वायर से जो है वो डिवाइड हो जाए। तो अगर के स्क्वायर से वो डिवाइड हो रहा है तो ऐसी सूरत में जो z प्लस z स्क्वायर रूट ऑफ m होगी वो सब डोमेन होगी z प्लस z स्क्वायर रूट ऑफ m बाई के स्क्वायर की। ठीक है, अब देखें इसमें देख लेते हैं, जैसे कि फॉर एग्जांपल जैसे अगर हम देख लें कि के m अगर हमारे पास है -4, ठीक है, m अगर -4 है तो ये परफेक्ट स्क्वायर तो नहीं है, और के स्क्वायर ये हमारे पास 4 है। ठीक है, तो एक हमारे पास होगा z प्लस z स्क्वायर रूट ऑफ -4। तो आप अगर चाहें तो इसे आप ऐसे भी लिख सकते हैं, z प्लस z स्क्वायर रूट ऑफ 2 स्क्वायर टाइम्स -1। 2 स्क्वायर को आप ऐसे लिख सकते हैं कि z प्लस 2 स्क्वायर रूट से बाहर आ जाएगा, और स्क्वायर रूट ऑफ -1 जो है इसे आप आयोटा लिख सकते हैं। ठीक है, तो ये आपके पास है। जबकि जो है अगर आप इसको के स्क्वायर से डिवाइड करते हैं, z प्लस z स्क्वायर रूट ऑफ -4, इस -4 को के स्क्वायर से डिवाइड करते हैं, के स्क्वायर जो कि 4 है, तो ये होगा z प्लस z स्क्वायर रूट ऑफ -1 रह जाएगा जो कि आयोटा होता है। तो क्लियरली नजर आ रहा है कि ये वाली चीज जो है सब डोमेन होगी, इसकी सब डोमेन होगी, क्योंकि पहले वाले में जो भी आयोटा के कोएफिशिएंट्स होंगे वो सारे इवन इंटीजर्स होंगे, जबकि यहाँ कोई से भी इंटीजर्स हो सकते हैं। तो क्लियरली z प्लस 2z I is a subdomain of z प्लस zi, इसकी ये सब डोमेन होगी। ठीक है, अच्छा, इसके अलावा एक और हमारे पास इम्पोर्टेंट एग्जाम्पल है, ये 5th एग्जाम्पल हो जाएगी। एक और हमारे पास एग्जाम्पल है कि z प्लस z 1 प्लस स्क्वायर रूट ऑफ m, जैसे वो स्क्वायर रूट ऑफ 3 में था, स्क्वायर रूट ऑफ -3 में था, तो ये हमारे पास जो है ये एक डोमेन होगी, लेकिन इसमें एक कंडीशन है, इसके एलिमेंट्स होंगे a प्लस बी 1 प्लस स्क्वायर रूट ऑफ m ओवर 2 such that a b belong to z। अच्छा, आपको ये नज़र आ रहा है कि अगर m की वैल्यू -3 हो जाए तो ये आइजेंस्टाइन इंटीजर्स बन जाएंगे। ये जो आपको नज़र आ रहा है यहाँ पे हमने देखा था आइजेंस्टाइन इंटीजर्स, अगर m की वैल्यू -3 हो जाए। ठीक है, तो यहाँ पे ये किसी भी जनरल n के लिए है, लेकिन वो नेगेटिव पॉजिटिव कुछ भी हो सकता है, लेकिन जो है इसके लिए ज़रूरी है कि m मस्ट बी कॉन्ग्रुएंट टू 1 मॉड्यूलो 4। m को 1 मॉड्यूलो 4 होना चाहिए। अगर m 1 मॉड्यूलो 4 नहीं होता तो फिर ऐसी सूरत में इसमें क्लोजर प्रॉपर्टी आप नहीं ला सकेंगे। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल जो है वो देखें, इसको समझते हैं कि अगर हम इसका एक एलिमेंट लेते हैं, एक एलिमेंट लिया 1 प्लस स्क्वायर रूट ऑफ m ओवर 2, यानी कि a की वैल्यू 0, b की वैल्यू 1, तो ये एलिमेंट आ गया। ठीक है, फिर उसके बाद हम क्या करते हैं, दूसरा एलिमेंट लेते हैं, a की वैल्यू 1, b की वैल्यू -1, तो a की वैल्यू 1 आई, b की वैल्यू -1 आई, तो एलिमेंट बन गया 1 माइनस
1 प्लस स्क्वायर रूट ऑफ m डिवाइडेड बाई 2। अब इस एलिमेंट को, इन दोनों एलिमेंट्स को मल्टीप्लाई करके क्लोजर प्रॉपर्टी देखते हैं। तो ये हो जाएगा 1 प्लस स्क्वायर रूट ऑफ m डिवाइडेड बाई 2 टाइम्स 1, 2 मल्टीप्लाई भी 1 2, और फिर उसके बाद ये -1 माइनस m, तो 2 माइनस 1 1, तो 1 माइनस स्क्वायर रूट ऑफ m ओवर 2। ये डिफरेंस ऑफ टू स्क्वायर्स का फॉर्मूला ऊपर लगेगा, नीचे 4 हो जाएगा, और ऊपर हो जाएगा a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर, तो a यानी कि 1 माइनस m। अब आप ये देख लीजिए कि ये इंटीजर कब होगा। इंटीजर उस वक्त होगा ये कि जब ये m कॉन्ग्रुएंट टू 1 हो। m कॉन्ग्रुएंट टू 1 होगा तो ये इंटीजर हो जाएगा। कॉन्ग्रुएंट टू 1 मॉड्यूलो 4 होगा तो फिर ये इंटीजर, यानी कि m अगर जो है वो फॉर एग्जांपल 4 है, फॉर एग्जांपल m जो है वो 5 है, तो वो कॉन्ग्रुएंट टू 1 मॉड्यूलो 4 है, तो हो जाएगा। m अगर -3 है तो -3 माइनस माइनस प्लस 1 प्लस 4, 1 प्लस 3 4, 4/4 1 आ गया, तो फिर भी ये इंटीजर हो जाएगा। इंटीजर होगा तो ये इसमें आएगा, अदरवाइज ये नहीं आएगा। लेकिन अगर m जो है वो 1 मॉड्यूलो 4 नहीं हुआ, जैसे कि m अगर होता है 3 मॉड्यूलो 4 या 2 मॉड्यूलो 4, तो ये 4 से डिवाइड ही नहीं हो सकेगा, और अगर 4 से डिवाइड नहीं हो सकेगा तो फिर ये इंटीजर नहीं होगा। तो इफ m is not congruent to 1 modulo 4, then 1 minus m over 4 is not an integer, यानी कि वो z में नहीं होगा, और अगर वो z में नहीं होगा तो इस डोमेन में भी नहीं होगा। तो इसका मतलब ये हुआ कि क्लोजर प्रॉपर्टी होल्ड नहीं करेगी। तो क्लोजर प्रॉपर्टी होल्ड करने के लिए ज़रूरी है कि ये m कॉन्ग्रुएंट टू 1 मॉड्यूलो 4 इस कॉन्ग्रुएंस को सेटिस्फाई करनी चाहिए। तो ऐसा जो है m होना चाहिए, यानी कि इसका मतलब ये हुआ कि m अगर आप यहाँ पर चाह रहे हैं कि 5 रखें तो रख सकते हैं, -3 रखें तो m रख सकते हैं यहाँ पर। लेकिन अगर आप ये चाह रहे हैं कि m 7 रखें तो m 7 नहीं रख सकते। m 7 रखने की सूरत में ये क्लोजर प्रॉपर्टी इसमें होल्ड नहीं करेगी, क्योंकि हम अगर 7 हम रखेंगे तो 1 माइनस 7 6 हो, जो -6 होगा, -6/4 जो है वो फिर ये नहीं रहेगा, इंटीजर जो है वो नहीं रहेगा। तो इस वजह से हम इसे इसके अलावा इस वजह से हम यहाँ पे कंडीशन इम्पोज करते हैं कि m कॉन्ग्रुएंट टू 1 मॉड्यूलो 4 हो, तो फिर ये इंटीग्रल डोमेन है। इसके अलावा और बहुत सारी चीज़ें होती हैं, और बहुत सारी कि आपने जैसे पहले पढ़ा होगा कि अगर f एक फील्ड है तो पॉलिनोमियल रिंग जो है वो इंटीग्रल डोमेन है, यानी कि ये जो पॉलिनोमियल रिंग होता है आपका, f अगर एक फील्ड है तो ये पॉलिनोमियल रिंग एक इंटीग्रल डोमेन है। z अगर एक इंटीग्रल डोमेन है, z अगर इंटीजर्स का सेट है तो ये भी एक इंटीग्रल डोमेन है। d कोई भी इंटीग्रल डोमेन है तो उससे बनने वाला पॉलिनोमियल रिंग वो भी इंटीग्रल डोमेन है। f अगर फील्ड है तो दो वेरिएबल के लिए भी जो पॉलिनोमियल रिंग बनता है वो भी एक इंटीग्रल डोमेन होती है। ठीक है, इसके अलावा और भी बहुत सारी जो है वो इसकी क्या कहते हैं उसे एग्जाम्पल्स हैं। ये तो जो ऊपर वाली पढ़ी थी आपने 5 तक, ये सारी जो है वो क्वाड्रेटिक फील्ड कहलाती हैं, क्वाड्रेटिक डोमेन्स कहलाती हैं, क्योंकि वो क्वाड्रेटिक इक्वेशन के सोल्यूशन से आती हैं। लेकिन क्यूबिक इक्वेशन के सोल्यूशन से भी आपके पास जो है डोमेन्स आती हैं। जैसे कि अगर आपके पास एक नेक्स्ट एग्जाम्पल जो है वो ये है कि अगर आपके पास x³ + x + 1 इज इक्वल टू 0, ये अगर आपके पास एक क्यूबिक इक्वेशन है, हम इसके सोल्यूशन में नहीं जा रहे कि ये इसका सोल्यूशन कैसे होगा, लेकिन अगर ये हम एज्यूम कर लेते हैं कि लेट थीटा बी दी सोल्यूशन ऑफ अबव क्यूबिक, ठीक है, देन अगर ये इसका सोल्यूशन है तो z प्लस
जेड थीटा, क्योंकि क्यूबिक से आई है तो ये जेड थीटा प्लस जेड थीटा स्क्वायर, ये जो है ये भी डोमेन होगी, लेकिन इस डोमेन को हम कहेंगे क्यूबिक डोमेन। इसके आगे आगे हम डिटेल में पढ़ेंगे। ए प्लस बी थीटा प्लस सी थीटा स्क्वायर such that a b c belong to integers। तो ये इस तरह से इसको हम कहते हैं क्यूबिक। चार्जर भाई ऑफ होने वाला है जल्दी। जी किसी को कुछ पूछना है? ओके अब इसके बाद इंटीग्रल डोमेन की प्रॉपर्टीज़ हैं, बहुत सारी प्रॉपर्टीज़ हैं जो आके आपने पहले ही पढ़ी होंगी कि इंटीग्रल डोमेन में कैंसिलेशन लॉ होल्ड करता है, इंटीग्रल डोमेन की आइडेंटिटी यूनिक होती है, कैंसिलेशन लॉ यानी कि लेफ्ट कैंसिलेशन लॉ राइट कैंसिलेशन लॉ होल्ड जो है इसमें करता है। तो बहुत सारी एग्जांपल्स जो है वो आप देख सकते हैं, और अगर आपको जो है वो इसकी डिटेल देखनी है तो आप फ्राले जो है उसमें इंटीग्रल डोमेन का चैप्टर पढ़ सकते हैं, तो उसमें आपको इसकी बहुत डिटेल मिल जाएगी इंटीग्रल डोमेन की। अब नेक्स्ट टॉपिक हमारा होगा, मतलब इंटीग्रल डोमेन ही हम पढ़ रहे हैं और उसमें हम डेफिनेशन पढ़ेंगे डिवाइजर्स की। अब डिवाइज़र क्या होता है कि हम ये कहते हैं कि अगर A डिवाइड कर रहा है B को, ठीक है ना, देन तो इसका मतलब ये हुआ कि B कैन बी रिटर्न एज A टाइम्स C, यानी कि देन देयर एग्जिस्ट, ऐसे लिखते हैं देयर एग्जिस्ट C belongs to D such that B is equal to AC। तो इसका मतलब, ठीक है, तो इसका मतलब ये होता है कि A डिवाइड कर रहा है B को। फॉर एग्जांपल अगर आप ये देखें, अगर हमारे पास ये इंटीग्रल डोमेन है, इसकी एग्जांपल्स देखते हैं। इंटीग्रल डोमेन हमारे पास कौन सी है? Z प्लस जेड आई, ठीक है। तो इसमें हम ये कहते हैं कि टू डिवाइड कर रहा है वन प्लस आयोटा को, ठीक है। टू वन प्लस आयोटा को डिवाइड करता है, क्योंकि हमारे पास एक और एलिमेंट होता है वन माइनस आयोटा, कि जिसे वन प्लस आयोटा से मल्टीप्लाई करें और उनका प्रोडक्ट टू होगा, क्योंकि वन प्लस आयोटा मल्टीप्लाई भी, जैसे कि ये डेफिनेशन है उसके मुताबिक वन माइनस आयोटा हमारे पास मौजूद होगा, वन माइनस आयोटा हमारे पास मौजूद होगा, और इनका प्रोडक्ट क्या हो जाएगा? ए स्क्वेयर माइनस बी स्क्वेयर, तो वन माइनस आयोटा स्क्वेयर, जो कि आयोटा स्क्वेयर माइनस वन होता है, तो ये टू हो जाएगा। तो टू बराबर हो जाएगा इनके प्रोडक्ट के। तो इसका मतलब टू डिवाइड कर रहा है वन प्लस आयोटा का भी, और टू डिवाइड कर रहा है वन माइनस आयोटा का भी। अगर हम इसके बाद जो है वो इसको चेंज करते हैं, कुछ पूछना चाह रहे हैं? तो इसके अलावा और इसकी बहुत सारी एग्जांपल्स जो है वो हो सकती हैं, जैसे कि जो है वन माइनस ओमेगा का होल स्क्वायर, या वन प्लस ओमेगा मैंने इसका ऊपर वाले में, सॉरी, एक और जो है वो मैंने ऊपर वाले में उल्टा लिख दिया। जैसे ये A डिवाइड कर रहा था ना B को, तो A डिवाइड कर रहा था B को, तो B बराबर था AC के, ठीक है, प्रोडक्ट को। यहाँ पे अगर जो है वो इन दोनों का प्रोडक्ट टू के बराबर है, तो वन प्लस आयोटा एक्चुअली डिवाइड करेगा टू को। मैंने टू डिवाइड बाई लिख दिया था, तो वन प्लस आयोटा टू को डिवाइड करेगा, ये होगा। इसी तरह से अगर हम ये कह रहे हैं कि वन प्लस ओमेगा
3 को डिवाइड करता है, तो इसका मतलब ये हुआ कि 1 प्लस ओमेगा के साथ एक ऐसा एलिमेंट होना चाहिए जो मल्टीप्लाई, तो 1 माइनस ओमेगा का स्क्वायर होता है, जो कि अब ये हमें पता है कि 1 प्लस ओमेगा स्क्वायर ये बराबर होता है 0 के। अब यहाँ से 1 प्लस ओमेगा की वैल्यू यहाँ से लिख सकते हैं, 1 प्लस ओमेगा की वैल्यू यहाँ से हमारे पास आएगी माइनस ओमेगा स्क्वायर, तो ये माइनस ओमेगा स्क्वायर हो जाएगा, माइनस ओमेगा स्क्वायर, सॉरी। और ये 1 माइनस ओमेगा स्क्वायर है, तो यहाँ परफेक्ट स्क्वायर फॉर्मूला लगा देंगे, तो ये हो जाएगा 1 माइनस 2 ओमेगा प्लस ओमेगा स्क्वायर। और फिर उसके बाद आप ये कीजिए कि माइनस ओमेगा स्क्वायर को ऐसे ही रहने दीजिए, माइनस 2 ओमेगा हो गया, और ये 1 और ओमेगा स्क्वायर, तो 1 प्लस ओमेगा स्क्वायर माइनस ओमेगा होता है, वो जो ऊपर वाले फॉर्मूले के मुताबिक 1 प्लस ओमेगा स्क्वायर प्लस ओमेगा हो जाके माइनस ओमेगा हो जाएगा। यहाँ से आप चाहें तो माइनस ओमेगा आप कॉमन ले लीजिए, या ये कॉमन लेने की बजाय ये तो ये हो जाएगा ना माइनस ओमेगा स्क्वायर, तो ये माइनस 3 ओमेगा आ जाएगा। अब इनको मल्टीप्लाई कर दीजिए, तो ये हो जाएगा 3 ओमेगा क्यूब, ओमेगा क्यूब 1 होगा क्योंकि क्यूब रूट ऑफ यूनिटी है ये, तो ये आपके पास आ जाएगा 3। तो इन दोनों का प्रोडक्ट 3 आ रहा है, तो इसका मतलब ये हमारे पास एक नंबर है जिसको मल्टीप्लाई करके 1 प्लस ओमेगा के साथ हम ये कर लेते हैं। इसी तरह से जो है वो डिवाइज़र्स की डिफरेंट जो है वो प्रॉपर्टीज़ होती हैं, तो प्रॉपर्टीज़ और डिवाइज़र्स जो है वो देख लेते हैं हम। प्रॉपर्टीज़ ऑफ डिवाइज़र्स, इसमें हमारे पास क्या है कि D एक इंटीग्रल डोमेन है, D इज एन इंटीग्रल डोमेन, और A B उस इंटीग्रल डोमेन के एलिमेंट्स हैं। पहली प्रॉपर्टी कि A डिवाइड्स A, ठीक है, हमेशा A को डिवाइड करता है, इस प्रॉपर्टी को रिफ्लेक्सिव प्रॉपर्टी भी कहते हैं। सेकंड, if A divides B implies if A divides B and B divides C implies A divides C, इसको हम ट्रांजिटिव प्रॉपर्टी कहते हैं। आपने ट्रांजिटिव प्रॉपर्टी का नाम सुना होगा इक्विवेलेंस क्लास में। तीसरी चीज़, A divides B and A divides C, A B को और C दोनों को डिवाइड कर रहा है, तो इसका मतलब ये है कि इम्प्लाइज E जो है वो B और C के, A जो है वो B और C के लीनियर कॉम्बिनेशन को भी डिवाइड करेगा, तो A डिवाइड्स एक्स बी प्लस वाई सी फॉर एनी x belongs to D and y belongs to D. Fourth, A divides C implies, तो उसका मतलब ये होगा कि अगर इनसे मल्टीप्लाई कर दें किसी चीज़ से दोनों को, A डिवाइड्स B अगर कर दें, तो किसी C से मल्टीप्लाई कर दें तो वो डिवीजन उसी तरह रहेगी, यानी कि AC डिवाइड्स BC। E 1 सबको डिवाइड करेगा, ठीक है। F अगर AC डिवाइड कर रहा है BC को एंड
C इज नॉट इक्वल टू 0, ये D का अपोजिट है, समझ लें, रिवर्स है ये। इम्प्लाइज, तो इसका मतलब ये है कि आप इस फैक्टर को, कॉमन फैक्टर को हटा सकते हैं, तो इम्प्लाइज A डिवाइड्स B। G, 0 को सब डिवाइड करेंगे, A डिवाइड 0, हर नॉन जीरो एलिमेंट 0 को डिवाइड करेगा। और इसके बाद H देखें, 0 डिवाइड्स A implies A डिवाइड्स 0। तो ये हमारे पास जो है प्रॉपर्टीज़ हैं डिवाइज़र की। अब उसके बाद देख लीजिए कि यूनिट, किसी भी इंटीग्रल डोमेन में यूनिट किसे कहेंगे? यूनिट कहते हैं एक ऐसे एलिमेंट को जिसका मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स एग्जिस्ट करता है, ठीक है। यूनिट, an element of an integral domain D is called a unit whose multiplicative inverse exists। दूसरे लफ्ज़ों में आप ये कह सकते हैं कि that divides 1, जो कि 1 को डिवाइड करता है। यूनिट्स के सेट को हम कहते हैं यूडी। यूडी क्या चीज़ है? कलेक्शन ऑफ ऑल यूनिट्स, कलेक्शन ऑफ ऑल यूनिट्स ऑफ डी। अब इसमें जो है वो क्या क्या चीज़ें, जैसे कि अब अगर आप देखें इसकी प्रॉपर्टीज़ जो है, यानी कि अगर जो है यूनिट जो है वो, या ये समझ लीजिए कि प्रॉपर्टीज़ ऑफ यूनिट, यानी वो एलिमेंट जिनके मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स एग्जिस्ट करते हैं, और यू डी क्या है? कलेक्शन ऑफ ऑल यूनिट। पहली प्रॉपर्टी प्लस माइनस वन हमेशा इसमें होगा, प्लस माइनस वन हमेशा इसमें होगा, प्लस, जबकि वन मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी है, ये बात ध्यान में रहे, तो फिर माइनस वन इसमें होगा। इफ A belongs to set of unit, then माइनस ए भी उसी में होगा, क्योंकि ये विद रिस्पेक्ट टू एडिटिव अबिलियन ग्रुप होता है, तो इस वजह से उसका माइनस ए भी जो है वो लाजमी इसमें होगा। तीसरी चीज़, इफ A belongs to UD, then 1 अपॉन ए या A इनवर्स ये भी UD में होगा, यानी ये भी यूनिट, अगर A यूनिट है तो माइनस ए भी यूनिट होगा, और A यूनिट है तो A इनवर्स भी यूनिट होगा, यानी कि उसका इनवर्स D if A belongs to UD and B belongs to UD, then AB belongs to UD, यानी कि अगर एक यूनिट है दूसरा भी यूनिट है तो दो यूनिट्स का प्रोडक्ट भी एक यूनिट होगा, यानी क्लोजर प्रॉपर्टी भी होगी। E if
A belongs to UD, then plus minus A to the इंटीग्रल पावर बिलोंग्स टू यूटी, उसकी ऑल इंटीग्रल पावर्स जो हैं वो भी यूनिट्स होंगी फॉर एनी n बिलोंग्स टू z। तो अगर इन प्रॉपर्टीज को देखें तो इन प्रॉपर्टीज को देख के कह सकते हैं कि UD इज ए मल्टीप्लिकेटिव ग्रुप, ठीक है, क्योंकि इसमें जीरो नहीं होगा, क्योंकि जीरो का मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स एग्जिस्ट नहीं करता। इसमें जो है वो A है तो A इनवर्स है, ठीक है। इसमें जो है वो अगर A है और B है तो इनका प्रोडक्ट भी इसमें, तो क्लोजर प्रॉपर्टी, तो यहाँ से क्लोजर प्रॉपर्टी आ रही है, क्लोजर प्रॉपर्टी आ रही है, और यहाँ से इनवर्स एलिमेंट की प्रॉपर्टी आ रही है, यहाँ से इनवर्स एलिमेंट की प्रॉपर्टी आ रही है, और यहाँ से क्लोजर की प्रॉपर्टी आ रही है। और इसके अलावा क्योंकि D एक डोमेन है तो उसमें कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी भी मौजूद है, और जो है वो उसमें एसोसिएटिव भी प्रॉपर्टी मौजूद है। तो हमारे पास क्लोजर प्रॉपर्टी भी आ गई, आइडेंटिटी एलिमेंट भी और इसमें एसोसिएटिव प्रॉपर्टी भी आ गई, इनवर्स एलिमेंट की प्रॉपर्टी भी आ गई, और आइडेंटिटी एलिमेंट भी आ गया, क्योंकि ये यहाँ से आइडेंटिटी एलिमेंट भी आ जाता है, आइडेंटिटी एलिमेंट। तो पहली प्रॉपर्टी क्लोजर प्रॉपर्टी, दूसरी एसोसिएटिव प्रॉपर्टी जो कि आएगी डी की डेफिनेशन से, तीसरी आइडेंटिटी एलिमेंट, चौथी इनवर्स एलिमेंट, पांचवी कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी जो कि डी इन इंटीग्रल डोमेन की डेफिनेशन से आएगी। तो इसका मतलब ये हुआ कि यू डी इज एन अबेलियन ग्रुप। तो यू डी इज एन अबेलियन ग्रुप, तो यू डी एक अबेलियन ग्रुप है। अब इसके बाद देखें कि इनके यूनिट्स जो है वो अगर आपसे कहा जाए कि अब जैसे कि z है, इसके यूनिट्स क्या होंगे, ये एग्जांपल देख लीजिए आप कुछ। यूनिट्स ऑफ z, तो z के यूनिट प्लस माइनस वन ही होंगे, क्योंकि इसके अलावा किसी और एलिमेंट का मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स एग्जिस्ट नहीं करता। तो इसके प्लस माइनस वन होते हैं। इसके अलावा अच्छा प्लस माइनस वन है तो ये दो ही एलिमेंट है, तो ये आइसोमॉर्फिक होता है Z4 के, सॉरी Z2 के, क्योंकि इसमें दो एलिमेंट्स हैं। अच्छा, इसके अलावा यूनिट्स ऑफ Z प्लस Z I, ये इसके एलिमेंट्स, इसके यूनिट्स होंगे प्लस माइनस वन प्लस माइनस आयोटा, बस यही दो एलिमेंट्स, यही चार जो है वो इसके यूनिट्स होंगे। तो ये चार यूनिट्स हैं और ये अबेलियन ग्रुप है। तो चार एलिमेंट्स रखने वाला अबेलियन ग्रुप फंडामेंटल थ्योरम ऑफ फाइनाइटली जनरेटेड अबेलियन ग्रुप के मुताबिक, फंडामेंटल थ्योरम ऑफ फाइनाइटली जनरेटेड अबेलियन ग्रुप के मुताबिक क्या होता है, चार एलिमेंट रखने वाला या तो वो Z2 बाई Z2 के आइसोमॉर्फिक होता है, चार एलिमेंट रखने वाला अबेलियन ग्रुप हमेशा या तो Z2 बाई Z2 के आइसोमॉर्फिक होगा या फिर वो Z4 के आइसोमॉर्फिक होगा, इनके अलावा कोई तीसरा नहीं होता। तो इसका मतलब ये हुआ कि या तो ये आइसोमॉर्फिक होगा Z2 बाई Z2 के, या फिर ये आइसोमॉर्फिक होगा Z4 के। अब ये आइसोमॉर्फिक होता है Z4 के, कैसे आइसोमॉर्फिक होता है ये मैं आपके लिए एक्सरसाइज छोड़ रहा हूँ, आप आसानी से जो है वो इसे बता सकते हैं, ठीक है। इसी तरह से जो है इसके यूनिट्स क्या होंगे, इसके यूनिट सिंपली F क्रॉस होंगे, यानी कि जो कि होता है F माइनस ज़ीरो,
यानी कि एफ के में से 0 हटा देंगे क्योंकि एफ फील्ड है, तो सारे तो ये आपके पास इसके यूनिट्स आ जाएंगे। ठीक है, तो इस तरह से जो है वो हम यूनिट्स निकालते हैं। अब इसके बाद तीसरी चीज़ है जिसे हम कहते हैं एसोसिएट्स। तो एसोसिएट्स क्या होते हैं इनको देख लें। ये आप हो सकता है कि आप लोगों ने पहले पढ़ा हो एसोसिएट्स के बारे में। अभी एसोसिएट्स जो है वो क्या किस तरीके से डिफाइन करेंगे, टू नॉन ज़ीरो elements A and B of D are associates if each divides the other। यानी कि हर कोई एक दूसरे को डिवाइड कर रहा हो तो वो दोनों एसोसिएट कहलाएंगे। और लिखते इसको इस तरह से कि A एसोसिएटेड टू B। ये कुछ अजीब सा लग रहा है कि दोनों एक दूसरे को डिवाइड करेंगे, लेकिन ऐसा होता है। जैसे कि एक एलिमेंट देखें, हम एग्जाम्पल ले लेते हैं। हम एक एग्जाम्पल लेते हैं z की। z हमारे पास इंटीग्रल डोमेन है, इसका एक एलिमेंट लिया -5 और इसका एक एलिमेंट ले लिया 5। तो -5 और 5 ये दोनों एसोसिएट्स हैं, क्योंकि -5 5 को डिवाइड करेगा और 5 -5 को डिवाइड करेगा। तो -5 इज एसोसिएटेड टू 5। ठीक है, तो ये दोनों जो है वो एसोसिएट हैं, लेकिन 6 और 5 ये एसोसिएटेड नहीं है। तो एसोसिएटेड नहीं होंगे तो उसको इस तरह से हम लिख देंगे। ठीक है, तो होता क्या है, होता ये है कि इसको आसानी के लिए इस तरह से समझ सकते हैं कि अगर आपके पास एक एलिमेंट ए है, तो अगर ये बराबर हो b टाइम्स सम यूनिट, और अगर ये u जो है वो यूनिट हो जाए, इफ u बिलोंग्स टू ud, यानी u यूनिट हो जाए, तो देन A इज एसोसिएटेड टू B। तो इसी वजह से ही जो 5 और -5 एक दूसरे के एसोसिएट हैं, तो 5 इज इक्वल टू 5 टाइम्स -1 लिख सकते हैं। ये यूनिट है z का। तो इस वजह से जो है यूनिट ऑफ z में मौजूद है ये -1। तो इस वजह से जो है ये दोनों एक दूसरे के एसोसिएट्स हैं। तो अगर उससे मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स मल्टीप्लाई हो रहा हो, तो जो नया एलिमेंट आएगा वो उसका यूनिट होगा। ठीक है, तो ये एसोसिएटेड होते हैं। तो अब अगर हम ये कहते हैं कि हमारे पास एक इंटीग्रल डोमेन है, इसकी प्रॉपर्टीज देख लें एसोसिएट्स की भी। इसमें अगर हमारे पास ए बी सी ये तीनों एलिमेंट्स हैं d -0 से। ठीक है, इसको d स्टार भी कहते हैं, d स्टार या d क्रॉस। इसका मतलब है कि इसमें जो है ये नहीं है, 0 इसमें नहीं है। अब इसकी प्रॉपर्टीज जो है वो क्या होंगी कि पहली प्रॉपर्टी कि a इज एसोसिएटेड टू a, इसको जिसको हम रिफ्लेक्सिव प्रॉपर्टी भी कहते हैं, आपने पढ़ा। फिर a एसोसिएटेड टू b implies b एसोसिएटेड टू a, इसको हम सिमेट्रिक प्रॉपर्टी कहते हैं। इफ a associated to b and b is associated to c implies a associated to c, ये ट्रांजिटिव होती है। और अगर ये तीन प्रॉपर्टीज मिल जाएं किसी चीज़ में हो तो इक्विवेलेंस रिलेशन होता है। तो इसका मतलब ये हुआ कि ये एसोसिएटेड जो ऑपरेशन होता है तो
तो ये एक इक्विवेलेंस रिलेशन होता है, यानी ट्विडल जो है, ये ट्विडल ऑपरेशन जो है, ये एक इक्विवेलेंस रिलेशन है। अच्छा, इसकी एक और प्रॉपर्टी देखते हैं, डी A associated to B if and only if A B inverse अगर उसका इन्वर्स जो है वो इसमें आ जाए, यूनिट्स में, D E A associated to 1 if and only if A is a unit, यानी कि कोई भी चीज़ 1 से एसोसिएटेड सिर्फ उस वक्त होगी जब वो यूनिट होगा। ठीक है, तो अब ये क्या होता है, ये ट्विडल इज एन इक्विवेलेंस रिलेशन। ये इक्विवेलेंस रिलेशन होता है, क्यों? क्योंकि ये फर्स्ट 3 प्रॉपर्टीज हैं, ये रिफ्लेक्सिव है, ये सिमेट्रिक है, ये ट्रांजिटिव है, तीनों मिल जाती हैं तो ये इक्विवेलेंस रिलेशन आ जाता है। तो ये इक्विवेलेंस रिलेशन जो है वो हमारे पास डिटरमिन करेगा थ्रू ए सेट, हम इसे कहेंगे यू ए सच दैट यू is an element of abelian group या is a unit, अगर ये हमारे पास यूनिट है। ठीक है, ये जो है आप मुख्तलिफ जो है उसमें एग्जांपल्स जो है वो देख सकते हैं। इंटीजर्स में जैसे मैंने एक एग्जांपल दी थी इंटीजर्स में कि +-5 जो है वो यूनिट होते हैं। ठीक है, और कौन से, मतलब सॉरी, +-5 दोनों एसोसिएटेड होते हैं। अब इंटीजर के अलावा जो है वो एक दूसरी एग्जांपल जो है वो मैं दे देता हूँ, जैसे कि एक आपके पास जो है फॉर एग्जांपल, यानी कि अगर आपके पास ये z है प्लस z आयोटा, ठीक है, तो 1 प्लस आयोटा और 1 माइनस आयोटा ये दोनों एसोसिएटेड हैं। क्यों एसोसिएटेड हैं? क्योंकि आप देखें 1 प्लस आयोटा डिवाइडेड बाई 1 माइनस आयोटा, ये क्या हो जाएगा? तो ये हो जाएगा 1 प्लस आयोटा डिवाइडेड बाई 1 माइनस आयोटा मल्टीप्लाई बाई 1 प्लस आयोटा डिवाइडेड बाई 1 प्लस आयोटा, कॉन्जुगेट से मल्टीप्लाई डिवाइड कर दिया, तो ये ऊपर आ जाएगा 1 प्लस 2 आयोटा प्लस आयोटा स्क्वेयर डिवाइडेड बाई 1 माइनस आयोटा स्क्वेयर, ये आयोटा स्क्वेयर हो जाएगा -1, ये कैंसिल, तो ये 2 आयोटा बचा, नीचे 2 आ जाएगा, ये कैंसिल, तो आपके पास ये आयोटा आ जाएगा जो कि यूनिट है z प्लस z आयोटा का। ठीक है, तो इन दोनों का प्रोडक्ट एक यूनिट आ रहा है, तो इसका मतलब है कि दोनों एक दूसरे के एसोसिएटेड हैं, दोनों एक दूसरे से एसोसिएटेड है। तो इसकी बहुत सारी इस तरह से जो है वो आप एग्जांपल जो है वो क्रिएट कर सकते हैं। अब इसके बाद नेक्स्ट चीज़ देखें, नेक्स्ट जो है वो डेफिनेशन देखते हैं। वो डेफिनेशन है इररेड्यूसिबल की और प्राइम की। तो इससे पहले आपने क्या पढ़ा था? हम पढ़ते आए थे, जैसे इंटीजर्स के अंदर देखते हैं तो हम ये कहते हैं कि इंटीजर्स में जो है वो, अगर हमारे पास इंटीजर है z, अगर इंटीजर है तो इसमें प्राइम जो है वो क्या होते हैं, जैसे कि 2, 3, 5, 7, 11, ये सारे प्राइम्स हैं, और इररेड्यूसिबल भी यही हैं। हम इररेड्यूसिबल देखें तो 5 की फैक्टराइजेशन नहीं हो सकती, 7 की नहीं हो सकती, 11 की नहीं हो सकती, 6 ना तो प्राइम है ना
इरेड्यूसिबल है, क्योंकि 6 की फैक्टराइजेशन हो जाती है 2 मल्टीप्लाई बाई 3, तो 6 प्राइम नहीं है, ना इरेड्यूसिबल है। तो इरेड्यूसिबल का कॉन्सेप्ट और प्राइम का कॉन्सेप्ट कोइंसाइड करता है z में। इसी तरह से अगर f अगर कोई फील्ड हो और या r हमारे पास एक फील्ड है, r जो है वो सेट ऑफ रियल नंबर है, या q हम ले लेते हैं, तो इसमें भी जो है वो प्राइम और इरेड्यूसिबल का कॉन्सेप्ट जो है वो कोइंसाइड करता है। लेकिन अब हम ये देखेंगे कि इरेड्यूसिबल और प्राइम में फ़र्क है, यानी कि इसका कॉन्सेप्ट जो है वो कहाँ पर जो है वो डिफरेंट जो है वो होता है। तो प्राइम के बारे में हमने जैसे कि पढ़ा था कि प्राइम जो है, जैसे आपने एक जो है वो अर्ली डेफिनेशन इस तरह से पढ़ी थी कि प्राइम जो है वो होता है जो कि सिर्फ 1 से डिवाइड होता है और ख़ुद अपने नंबर से डिवाइड होता है। या अगर और इसको थोड़ा सा रिफाइन करें डेफिनेशन को, तो हम ये कह देखते हैं कि अगर प्राइम जो है वो किसी एक प्रोडक्ट को डिवाइड कर रहा है ए बी के प्रोडक्ट को, तो या तो वो ए को डिवाइड कर रहा होगा कम्प्लीटली या वो बी को डिवाइड कर रहा होगा कम्प्लीटली। ठीक है ना, इस तरह से डेफिनेशंस पढ़ी थी प्राइम की, कि अगर प्राइम जो है वो किसी एक प्रोडक्ट ए बी को डिवाइड कर रहा है और ए बी अगर जी में मौजूद है, ठीक है, ए बी अगर जो है वो सेट जेड में मौजूद है, तो दिस इम्प्लाइज या तो प्राइम जो है वो ए को डिवाइड कर रहा होगा या फिर प्राइम बी को डिवाइड कर रहा होगा। तो ये हमने जो है ये इस तरह की चीज़ें पढ़ी थी। अब हम थोड़ा सा जो है इसको इस तरह से पढ़ेंगे कि हमें जो डिफरेंस है बिटवीन प्राइम एंड इरेड्यूसिबिलिटी वो हमें समझ में आ जाए और हम इनको सेपरेट कर सकें, क्योंकि z में तो वो सेम होते हैं। इसी तरह rx और fx जो हमारे पास इंटीग्रल डोमेन है, इसमें भी प्राइम और जो है वो इरेड्यूसिबल का कॉन्सेप्ट एक ही होता है, मतलब कॉन्सेप्ट डिफरेंट होता है लेकिन वो कोइंसाइड कर जाते हैं, तो डिफरेंस समझ में नहीं आता। लेकिन अब हम कुछ ऐसी फील्ड्स के बारे में पढ़ेंगे कि जिसमें इरेड्यूसिबल और जो है वो हमें प्राइम का डिफरेंस जो है वो पता चल जाए। ठीक है, तो सबसे पहले हम डेफिनेशन देखते हैं इरेड्यूसिबल की। अच्छा, तो डेफिनेशन देखते हैं सबसे पहले इरेड्यूसिबल की। तो इरेड्यूसिबल जो है वो उसको इस तरह से डिफाइन करते हैं कि हम ये कहते हैं कि A is an element if A is equal to BC, where B and C belong to D। ठीक है, ये हमारे पास है कि A एक प्रोडक्ट है बी सी का, वेयर बी और सी जो है वो डी के एलिमेंट हैं। इफ हटा देते हैं, इज irreducible is irreducible if either B or C is a unit। यानी कि ये प्रोडक्ट जो है वो ए को जब भी आप इसका देखें तो वो प्रोडक्ट आपके पास हर सूरत में ऐसा आए कि उन दोनों में से कोई एक यूनिट हो, तो ऐसी सूरत में वो इरेड्यूसिबल कहलाएगा, अदरवाइज वो रिड्यूसिबल कहलाएगा। जैसे कि 2 को देखें तो 2 इज irreducible, 2 is irreducible in z। क्यों? क्योंकि जब भी 2 का प्रोडक्ट लिखेंगे 2 इज इक्वल टू ए बी, तो या तो
ए को प्लस, ठीक है ना, तो अगर ए 2 हो जाएगा तो बी प्लस माइनस 1 होगा, यानी कि ए अगर 2 होगा तो बी जो है वो 1 होगा, ए -2 होगा तो बी को हमें रखना पड़ेगा -1, यानी कि दोनों में से किसी एक को यूनिट जो है वो होना पड़ेगा, ठीक है, यानी कि ए इज इक्वल टू प्लस माइनस 1 होगा या फिर बी इज इक्वल टू प्लस माइनस 1 होगा, ठीक है, तो किसी एक को यूनिट लाजमी जो है वो रखना पड़ेगा। तो 2 ऐसी सूरत में क्या है, एक इररिड्यूसिबल एलिमेंट है। ठीक है, क्योंकि इसी तरह से 2 जो है वो इसमें भी इररिड्यूसिबल है। 2 इज इररिड्यूसिबल इन z प्लस z स्क्वायर रूट ऑफ -5। 2 इसके अंदर भी, इस इंटीग्रल डोमेन में भी एक इररिड्यूसिबल एलिमेंट है, ठीक है। अच्छा, अब इसके बाद ये तो इररिड्यूसिबल की डेफिनेशन हो गई कि जिसमें इररिड्यूसिबल ऐसा एलिमेंट होगा जिसकी फैक्टराइजेशन ना हो, लेकिन अगर आप फैक्टराइजेशन करें तो जो फैक्टर्स आ रहे हों उनमें से जो है वो जो दो फैक्टर्स हों उनमें से एक लाजमी यूनिट होना चाहिए, ये इररिड्यूसिबल की डेफिनेशन है। अब उसके बाद प्राइम, डेफिनेशन में कोई चेंज नहीं है, डेफिनेशन वही है, लेकिन दरअसल अब हम ऐसे स्ट्रक्चर्स देखेंगे या ऐसी डोमेन्स देखेंगे कि जिनमें जो है वो प्राइम और इररिड्यूसिबल एलिमेंट्स का डिफरेंस हमें समझ में आ जाएगा, ठीक है। अब देखिए, प्राइम के मुतालिक के प्राइम को हम किस तरीके से डिफाइन करते हैं कि P इज प्राइम, ठीक है ना, इफ P डिवाइड्स ए बी, फॉर ए बी अगर D में हो, इम्प्लाइज P डिवाइड्स ए और P डिवाइड्स B, ठीक है। लूजली डेफिनेशन में लिखवा, पूरी डेफिनेशन आप जो है किसी भी बुक से देख सकते हैं, लेकिन मैंने बस ये लिखा है कि इफ P इज एन एलिमेंट ऑफ D तो P प्राइम होगा अगर वो प्रोडक्ट को डिवाइड कर रहा होगा, इम्प्लाइज वो P जो है वो या तो A को डिवाइड कर रहा हो कम्प्लीटली या फिर P B को डिवाइड कर रहा हो। अब अगर हम जो है वो 2 को देखें, ठीक है, 2 को हम देख रहे हैं इन Z, ठीक है, Z में 2 को देख रहे हैं तो 2 अगर जो है वो डिवाइड करेगा किसी एक प्रोडक्ट को डिवाइड कर रहा है, ठीक है, किसी भी प्रोडक्ट को डिवाइड कर रहा है तो 2 हमेशा किसी भी इवन एलिमेंट को डिवाइड करेगा, ऑड एलिमेंट को डिवाइड नहीं करेगा, ठीक है, ये बात जो है वो। तो अगर हम ये कहते हैं कि 2 जो है वो ए बी को डिवाइड कर रहा है वेयर ए बी जेड में मौजूद हैं, तो इसका मतलब ये होगा कि ये प्रोडक्ट ए बी जो है वो क्या है, इवन है, ठीक है। तो हमें पता है कि दो ऑड इंटीजर्स का प्रोडक्ट कभी भी इवन नहीं हो सकता, दो ऑड इंटीजर्स का प्रोडक्ट ऑड होगा, तो इन दोनों में से एटलीस्ट एक को जो है वो इवन होना पड़ेगा। तो अगर इन दोनों में से कोई एक इवन होगा तो इसका मतलब ये हुआ कि या तो 2 ए को डिवाइड करेगा या तो 2 बी को डिवाइड करेगा, यानी कि ईदर 2 डिवाइड्स ए और 2 डिवाइड्स बी, क्योंकि दोनों में से किसी एक को इवन होना होगा और जो जिसको इवन होना होगा उसको 2 डिवाइड कर देगा। लेकिन अब हम इस वाले में देखते हैं जिसमें ये वाला था, 2 इररिड्यूसिबल होता है इसके अंदर, ठीक है, ये आपको किसी बुक में इसका प्रूफ भी मिल जाएगा कि 2 इररिड्यूसिबल होता है z प्लस जेड स्क्वायर रूट ऑफ -5 में। लेकिन अब हम यहाँ पर ये देखेंगे कि 2 इज नॉट ए प्राइम इन z प्लस z स्क्वायर रूट ऑफ -5, इसमें ये प्राइम नहीं है, ठीक है। तो अब ये कैसे नहीं है इसको देखते हैं।
तो ये वाला प्रोडक्ट को देखें, एक ही 1 प्लस स्क्वायर रूट ऑफ -5, फिर 1 माइनस स्क्वायर रूट ऑफ -5, इसको देखिए आप, तो ये हो जाएगा 1 माइनस स्क्वायर रूट ऑफ -5 इसका स्क्वायर। ठीक है, तो अब आपके पास ये हो जाएगा 1 माइनस -5, तो ये हो जाएगा 6। तो इसका मतलब ये हुआ कि 2 तो 6 को डिवाइड करता है, तो 2 डिवाइड्स दिस प्रोडक्ट, क्योंकि ये प्रोडक्ट किसके बराबर है, 6 के। बट 2 डज नॉट डिवाइड either 1 plus square root of -5 and 2 does not divide 1 minus square root of -5। ठीक है, तो इसका मतलब ये हुआ कि 2 इज नॉट ए प्राइम, 2 प्राइम नहीं है, क्योंकि अगर 2 को हम इसमें देख रहे हैं, 2 को हम यहाँ पर देख रहे हैं, तो हमें जो है वो ये इस तरह से नज़र आ रहा है ना, तो 2 इज 2 इज़ नॉट अ प्राइम, क्योंकि 2 जो है वो इस प्रोडक्ट को डिवाइड कर रहा है, लेकिन 2 इंडिविजुअली दोनों को डिवाइड नहीं कर रहा। ठीक है, तो 2 हमने यहाँ पे देखा था कि 2 जो है, ये यहाँ पे लिखा था 2 इज़ इर्रेड्यूसिबल, 2 एक इर्रेड्यूसिबल है, लेकिन 2 यहाँ पर हमें पता चल रहा है कि प्राइम नहीं है। तो यही नंबर है 2, लेकिन 2 इस z प्लस जेड स्क्वायर रूट ऑफ 5 में इरेड्यूसिबल है, लेकिन प्राइम नहीं है। तो इसका मतलब ये है कि हर नंबर जो है वो ज़रूरी नहीं है कि वो इरेड्यूसिबल हो और प्राइम भी हो। ठीक है, लेकिन हम आगे चल के पढ़ेंगे कि अगर प्राइम हो तो वो इरेड्यूसिबल होगा। ठीक, आज यहीं तक रखते हैं, इंशाल्लाह नेक्स्ट क्लास में इसको जो है वो फर्दर हम पढ़ेंगे। ठीक है, अस्सलाम वालेकुम।